हे दोस्तों, जय हिंद आप सभी को। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे माइंड मैप्स एंड SQ4R फॉर्मूला के बारे में, है ना। मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, रिवीजन वाली वीडियो में, कि आपके लिए 2 क्लासेस और आने वाली है। तो उन 2 क्लासेस को मैंने मर्ज कर दिया है यहीं पे एक क्लास में, एक वीडियो में, और इसके बाद एक क्लास और आएगी। वो क्या होगी वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास है उसका जो मेन थीम है वो क्या है कि मिशन स्टडी वंस, है ना, कि हम एक बार में स्टडी कर पाए। एक बार जब हम किसी भी नए चैप्टर को पढ़े, किसी भी करंट अफेयर की चीज को पढ़े, किसी आर्टिकल को पढ़े, तो वो एक बार में हमें क्लियर हो जाए, स्टडी हो जाए अच्छे से, है ना। बार बार उसको पढ़ना ना पड़े। ये हमारा मिशन है। इसको कैसे अचीव करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात है स्टडी और रीड। जब आप पहली बार किसी भी चैप्टर को पढ़ते हैं, जो नया चैप्टर है, आप उसको रीड करते हैं या स्टडी करते हैं। स्टडी और रीड में डिफरेंस क्या है? रीड होता है कि आपने जो चैप्टर का टाइटल है वहां से शुरू किया और पूरा उसको रीड करते चले गए। आपको उस चैप्टर के बारे में पहले से कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल भी रिसर्च नहीं की थी आपने, है ना, कि इस चैप्टर में क्या आने वाला है। ना आपके अंदर कोई क्यूरियोसिटी थी, ना कोई फेमिलियरिटी थी उस चैप्टर को लेके कि आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में पता हो, थोड़ी आपके मन में उसके लिए इच्छा हो कि क्या है इसमें, कोई जॉय हो, कोई इंटरेस्ट हो, कोई कॉन्फिडेंस हो, कुछ भी नहीं था। आपने सीधा रीड कर लिया। 95% लोग, मैं कह सकता हूं, इसी तरीके से पढ़ते हैं, सीधा रीड करते जाते हैं हर एक चैप्टर को और फिर बोलते हैं कि सर क्या बोल रहे हो, एक बार में कैसे पढ़ सकते हैं? हम भी एक बार में पढ़ते हैं, हमें तो कभी भी एक बार में समझ में नहीं आया। 3 बार पढ़ना पड़ता है, 4 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके समझ में आता है। या फिर एटलीस्ट कह लीजिए कि एक रीड के बाद तो हमें यह पता चलता है कि चैप्टर थोड़ा बहुत किस बारे में था। ओके, स्टडी क्या होती है? स्टडी और रीड का डिफरेंस ये है, रीड पढ़ते चले गए, स्टडी मतलब कि उसमें क्या है वो देख रहे हो आप अच्छे से, आप वो जान रहे हो। स्टडी करना, रिसर्च करना उसके अंदर जाके, है ना। ओके, अब स्टडी कैसे होती है वो मैं आपको यहां पे बताऊंगा, ठीक है। एक बार में कैसे चैप्टर को फिनिश करते हैं, चलिए। पहली बात है आइडियल एंड डिजायर्ड। सभी का एक आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है, खासकर यूपीएससी में जिसमें इतना वास्ट हमारा सिलेबस है, उसमें हम कैसे आइडियली एक बार में किसी चीज को पढ़ के फिनिश कर दें। और डिजायर भी यही है हमारी, वो क्या है कि हमने एक बार पढ़ा और खत्म हो गया। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है वो हमारे लिए जानना यहां पे जरूरी है। सोचिए अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो कितना टाइम आपका यहां पे बच जाएगा, वो मैं कैलकुलेट करके आपको अभी बताऊंगा। फिर है अ क्वेश्चन एंड एग्जाम्पल। तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए, आप ही वही इंसान हैं जो 4-5 बार में एक चैप्टर को पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि आपके दिमाग के अंदर काबिलियत है चैप्टर को समझने की, लेकिन आपने सही तरीके से नहीं समझा, इसलिए आपको 2 बार, 3 बार या 4 बार उस चैप्टर को पढ़ना पड़ रहा है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? काबिलियत तो आपके अंदर ही है, बाद में भी आप ही समझे हो ना, 4-5 बार में भी आप ही समझे हो। एक बार में अगर समझोगे तो भी आप ही समझोगे, थोड़ा सा सिर्फ पढ़ने का तरीका अगर सही हो तो यहां पे एक एग्जांपल ये भी है कि मान लो कोई इंसान होता है, किसी नए इंसान से मिलने जाते हो, तो पहले उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो या नहीं, या बिल्कुल ही ऐसे मिलने पहुंच जाते हो उससे। जब उससे ऐसे ही मिलने जाओगे, कोई फेमिलियरिटी नहीं रहेगी उसके साथ, कोई जान पहचान नहीं रहेगी, तो कॉन्फिडेंस रहेगा क्या आपके अंदर? आप यही सोचते रहोगे ना, इसके अंदर क्या है, क्या होगा, कैसा होगा, डरते रहोगे, इस तरीके से चलते रहोगे। अगर थोड़ा सा किसी से उसके बारे में पहले से पूछ के जाओगे, उसकी प्रोफाइल देख के जाओगे, तो उसके बारे में आपको काफी कॉन्फिडेंस भी रहेगा, कैसे उसको हैंडल करना है, सारी चीजें आपको पता रहेगी, है ना। ये बिल्कुल एकदम सही एग्जाम्पल था। फिर यहां पे देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कोई ऐसा तरीका जिससे हम एक बार में हमें फेमिलियरिटी भी आ जाए चैप्टर के साथ, हमें क्यूरियोसिटी भी जग जाए? क्यूरियोसिटी बड़ी जरूरी है। जब हम किसी काम को करते हैं, अगर हमारी उसमें एक जागरूकता है, एक इच्छा है, एक उत्सुकता है किसी चीज को जानने की, क्यूरियोसिटी है कि यार ये क्या होगा, कैसे होगा, वो अगर हो तो उससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। फिर है हमारा इंटरेस्ट, देन जॉय, इंटरेस्ट आ जाना, जॉय के साथ पढ़ना, मतलब कि खुशी खुशी पढ़ना, एक अलग ही लेवल पे जाके आप पढ़ रहे हो, आपको मजा आ रहा है पढ़ने का, है ना। और कॉन्फिडेंस इन वन टाइम एंड कॉन्सिक्वेंटली कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग। और ये सब आने के बाद आपको क्या मिलेगी? एक यहां पे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। चलिए,
ये क्या एक बार में हो सकता है, वो हमें जानना है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर है नो दिस सीक्रेट ऑफ 10 मिनट्स। तो आज आप यहां पे ये 10 मिनट का एक सीक्रेट जानोगे। 10 मिनट आपको लगानी है हर चैप्टर से पहले, और आपका चैप्टर एक बार में पूरा वेल स्टडीड हो जाएगा, और उसके साथ ही आपके माइंड मैप नोट्स भी बन जाएंगे। आपका लेवल अलग हो जाएगा यूपीएससी में, ठीक है ना। आपकी सारी परेशानियां यहीं पे खत्म हो जाएंगी। आमतौर पे जो लोग होते हैं वो ऐसी क्लासेस को, ऐसी वीडियोस को देखते नहीं है, ठीक है ना। सबसे बड़े मूर्ख होते हैं वो इंसान, वो सिर्फ किताबों के पीछे भागते रहेंगे। कहीं जाके क्लास अटेंड कर ली, लाइव क्लास, कहीं कुछ ऐसे ही चलते रहेंगे। अगर यही नहीं जाना तो कैसे कर पाओगे। जानते हैं फिर 4 साल बाद जानते हैं, लेकिन ठीक है ना। अब देखिए, लेट्स कैलकुलेट द टाइम कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए एक चैप्टर है ठीक ठाक से साइज का, उसको पढ़ने में आपको लगा एक बार रीड करने में 2 आवर 2 घंटे। ओके, मान लीजिए आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया, पढ़ने के बाद कुछ तो समझ में आएगा कि किस बारे में था। उसको जब दूसरी बार पढ़ोगे तो कितना टाइम लगेगा, मान लीजिए 1.5 घंटा शायद, है ना, कम हो जाएगा थोड़ा सा, 1.5 घंटा। अगली बार पढ़ोगे तो शायद 1 घंटा 20 मिनट, अगली बार पढ़ोगे तो 1 घंटा। अब वो डिपेंड करता है 4 बार पढ़ोगे, 3 बार या 2 बार। मान लीजिए 4 बार किसी बच्चे ने पढ़ा, कोई बिल्कुल ही एकदम जानता नहीं है सीक्रेट के बारे में, तो 4 कितने हो गए, 2 घंटे, 3 घंटे ये हो गए 5, और ये हो गए 6 घंटे। तो एक चैप्टर में आपको लगा 6 आवर यहां पे, ठीक है ना, उसको डिकोड करने में और बिल्कुल उसके नोट मेकिंग में और उसको क्लियर करने में, ठीक है, 6 घंटे लगे। अब मान लीजिए आपको अगर ये 10 मिनट का सीक्रेट पता है, और मैं आपको बोलूंगी 2 घंटे आपको लगने वाले चैप्टर को पढ़ने में, और 10 मिनट उससे पहले आपको एक काम कर लेना है, तो ये हो गया 2 घंटा 10 मिनट। तो आपको 6 घंटे वाली अप्रोच चाहिए या 2 घंटे 10 मिनट वाली, ये आप पे डिपेंड करेगा। 6 घंटे का मतलब है कि 3 गुना आपका टाइम लग रहा है। 3 गुना का मतलब है कि 3 साल आपको लग जाएगी शायद क्लियर करने में, क्योंकि 3 गुना टाइम लग रहा है आपको हर एक चीज को पढ़ने में। समझ गए ना आप। चलिए, फिर इसके बाद है कुछ प्री कंडीशंस है, लेकिन उनके बारे में जान लीजिए। प्री कंडीशंस क्या है यहां पे, एक सेकंड, यस, देखिए प्री कंडीशंस क्या है। मैं आपको वो सीक्रेट बताऊं, वो फॉर्मूला बताऊं, उससे पहले आपको पहले क्या करना है वो जान लीजिए। सबसे पहली बात है आइडियल ड्यूरेशन। हमारी एक जगह पे बैठ के पढ़ने की जो ड्यूरेशन है वो कितनी होती है। आमतौर पे जो स्टडीज बताती है वो 25 से 30 मिनट है। हमारी जो कंसंट्रेशन का लेवल है जो मैक्सिमम बना रहता है वो 25-30 मिनट तक रहता है। लेकिन जब हम लगातार पढ़ते जाते हैं कुछ लंबे समय तक, कुछ महीनों तक, तो वो बढ़ के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या 4 घंटे पे चला जाता है, और बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेंट्रेटेड वे में भी चला जाता है। 1 साल में तो कि 3-4 घंटे भी आप एक स्ट्रेच में पढ़ पाओगे। वो तो ठीक है, दिमाग तो रेडी हो गया है, लेकिन क्या बॉडी रेडी है? बॉडी कभी भी रेडी नहीं होती। आपको जो भी करना है वो दिमाग और बॉडी के सिंक में करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपकी बॉडी कुछ और करना चाह रही है, दिमाग कुछ और करना चाह रहा है। मान लीजिए कोई इंसान है वो बैठा हुआ है 4-4 घंटे तक, 3-3 घंटे तक या 8 घंटे तक लगातार, दिमाग तो उसका काम करने लगा है, लेकिन बॉडी यहां पे आपकी सपोर्ट आपको नहीं करेगी। आप जल्दी बीमार पड़ोगे, आपकी स्पाइन में दर्द होगा, आपके शोल्डर्स में दर्द होगा, आपकी जो आईज हैं उनमें पेन होने लगेगा, आपको काफी सारी प्रॉब्लम यहां पे शुरू हो जाएंगी। यहां पे ये भी एक प्रूवन फैक्ट है कि आधे घंटे आपको एक जगह पे बैठना ही नहीं चाहिए। हर आधे घंटे में कम से कम 2-3 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए आपको खड़ा हो जाना चाहिए। ये बॉडी के लिए जरूरी है। ये आपका, अब मैं इसमें डीपली नहीं जाना चाहूंगा कि इसकी साइंस क्या है, लेकिन आप ये पढ़ सकते हैं, इकिगाई किताब में भी पढ़ सकते हैं, और भी काफी जगह पे आप ये रिसर्च कर सकते हैं कि आपको खड़ा हो जाना चाहिए, ताकि बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो दोबारा से पूरा नॉर्मल हो जाए, ठीक हो जाए, बॉडी एकदम अपनी ठीक पोजीशन में आ जाए। ओके, तो फिर इसके बाद है रीइंफोर्स। रीइंफोर्स का क्या मतलब है कि हमारे साथ क्या होता है, कई बार हमारा पढ़ने का मन नहीं करता, हर दिन एक सा नहीं होता, तो आपको रीइंफोर्स करना है। यहां पे रीइंफोर्स होता है मतलब कि आपका पढ़ने का मन नहीं किया, आपने अपने आप को बोला कि चल ठीक है यार, मैं 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए ये एक पर्टिकुलर काम कर लेता हूं जो आपको काफी ज्यादा पसंद है, चाहे चाय पीना, कॉफी पीना, म्यूजिक सुनना, वर्कआउट करना, कोई छोटी सी वीडियोस देख लेना, कुछ भी आपका ऐसा कोई काम है, किसी से बात कर लेना, घर परिवार में फोन पे कुछ भी हो, आपको पहले रीइंफोर्स करना है कि 5 से 10 मिनट में ये काम कर लेता हूं, एक अपनी पसंद का छोटा सा, उसके बाद फिर मैं स्टडी करूंगा, ठीक है ना। तो आपको यहां पे रीइंफोर्स करते चलना है। हमारा हर दिन काम में मन नहीं करता है, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसका हर दिन ही काम में मन करे, तो वो इंसान अपने आप को यहां पे रीइंफोर्स करते हुए चलते हैं, जो सक्सेस को प्राप्त करते हैं आखिर में चल के।
इसके बाद है माहौल। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आपकी स्टडी का एक परफेक्ट रूम होना चाहिए जहां पे सिर्फ स्टडी करते हैं। वो कोई लग्जरी रूम नहीं होना चाहिए, सिंपल सा भी रूम हो सकता है जिसके ऊपर छत हो, चारों साइड में दीवारें हो, गेट हो, वहां पे एक टेबल हो, एक चेयर हो, चाहे नीचे बैठ के पढ़ते हो तो एक छोटी वाली टेबल हो या कुछ भी हो, आप कंफर्टेबली बैठ के पढ़ सकते हैं। अब इसमें ना माहौल क्या है वो समझिए। हम मंदिर में जाते हैं, किसी अच्छे मंदिर में, तो हमारा वहां पे ऑटोमेटिकली ध्यान लगने लगता है। मंदिर में जाते हैं, कोई मस्जिद में जाते हैं, जहां भी जाते हैं तो एक अलग ओरा होता है उस जगह का, है ना। बेड पे जाते हैं रात को तो वो एक अलग माहौल होता है। क्या माहौल होता है? सोने का माहौल होता है ना। बेड पे नींद आ जाती है ना आपको लेटते ही जाके, अगर बशर्ते अगर आप फोन वोन चलाने की अगर आपकी बुरी हैबिट नहीं है तो हर चीज का एक माहौल होता है। वैसा ही आपका स्टडी रूम का भी एक माहौल होना चाहिए। ये आपका कुकून होना चाहिए, आपका एक शेल होना चाहिए कि जब आप अपने कमरे के अंदर घुसे उस समय आपकी सारी चीजों से ध्यान हट चुका है। मोबाइल फोन आपका यहां पे पूरी तरीके से बंद है, आपने उसको एकदम सही तरीके से यूज कर रहे हो। एरोप्लेन मोड पे लगाओ, चाहे ब्रेन फोकस या फॉरेस्ट ऐप वगैरह, वो जो ऐप्स है वो वगैरह यूज करो, साइलेंट करो, सिम को बंद कर दो, जो भी करना है वो करो। वो आपको भी पता है आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन माहौल आपको वो क्रिएट करके रखना है लगातार कि जैसे ही रूम में घुसोगे ना तो दिमाग को पता चल जाएगा कि यार ये जगह मेरी स्टडी की जगह है, यहां पे मैं डेली बैठ के स्टडी करता हूं। यहां पे आपको फालतू फंड की चीजों के बारे में ध्यान आएगा ही नहीं। आपको इस माहौल को मेंटेन करके रखना है, अपने शैल को कभी भी टूटने मत देना, कोई भी इस शैल के ऊपर आंच मत आने देना। ये आपका पढ़ने का स्थान है, पढ़ने की जगह, यहां पे सिर्फ आपको पढ़ना ही है। ऑटोमेटिकली दिमाग यहां पे पढ़ाई में आपका लगेगा। इसके बाद है यहां पे एक और प्री कंडीशन है इंसिडेंटल वर्सेस इंटेंशनल। कई बार हम पढ़ाई करते हैं, हमें पता है कि हमें ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, हम सीधा रीड करना शुरू कर देते हैं। हमें ना ये होता है इंसिडेंटल स्टडी की, जो भी हमारे सामने आ रहा है, ठीक है, हम देखते जा रहे हैं, पेज पलटते जा रहे हैं, कुछ आए जा रहा है हमारे सामने, उसमें हमारा दिमाग इतना प्रोसेस नहीं करता। हमें इंटेंशनल स्टडी करनी है। इंटेंशनल स्टडी क्या होती है कि जानबूझ के हमें ये जानना है कि क्या आने वाला है आगे, किस चीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, मान लीजिए जो क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चन मैं यहां से सोल्व कर सकता हूं। तो आपको बेसिकली आंसर ढूंढने के लिए उस चैप्टर को पढ़ना है। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको आंसर ढूंढने के लिए इस चैप्टर को पढ़ना है। फिर देखिए इसके बाद है प्रोसेस डीपली। जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो डीप स्टडी करेंगे, सरफेस से नहीं करेंगे। डीप स्टडी कैसे होती है कि जो आप पढ़ रहे हो उसकी एक सेंस बननी चाहिए कि आप ये क्यों पढ़ रहे हो, इसमें से क्या आ सकता है, इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, ये मुझे क्यों जानना जरूरी है। मेक सेंस, आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछिए अपने आप से। फाइंड एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ढूंढिए कि ये चीज कहां इस्तेमाल हो सकती है। उसके बाद है एक्टिव एंड एंगेज, और एक्टिव और एंगेज होकर आपको यहां पे पढ़ाई करनी है, पैसिव स्टडी नहीं करनी है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहां पे हमारा पूरा फॉर्मूला आ जाता है SQ4R। इस फॉर्मूला से हमें स्टडी करनी है। क्या है ये फॉर्मूला अभी बता रहा हूं आपको। उसके बाद हमारा आता है आफ्टर स्टडी। आफ्टर स्टडी क्या करना है, इस अच्छे तरीके से SQ4R से पढ़ने के बाद आपको जो आफ्टर स्टडी का आपका टाइम है उसमें आपको नोट्स बनाने हैं, अपने माइंड मैप्स बनाने हैं। चलिए जानते हैं SQ4R के बारे में कि ये है क्या। सबसे पहले बात देखिए, S का मतलब है, जो S है इसका मतलब है सर्वे, ठीक है ना। Q का मतलब है क्वेश्चन, 4 का मतलब है कि 4, R मतलब कि 4 बार R क्या है, रीड, रिकॉर्ड, रिसाइट एंड रिव्यू, ठीक है ना, रिव्यू। तो ये आपको जान लेना चाहिए, ये इसका मतलब है। अब ये क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको करनी है सर्वे। मैंने आपको पिछली अभी स्लाइड में बताया ना कि आपको चैप्टर के बारे में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, फेमिलियरिटी होनी चाहिए। वो कैसे आएगी, जॉय होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटेंशनल स्टडी करनी है, डीप प्रोसेसिंग करनी है, सेंस बननी चाहिए, क्वेश्चन पूछते जाएंगे। सब कहां से होगा, वो यहां से होगा। देखिए चैप्टर नेम, सबसे पहली बात आती है जब भी कोई आर्टिकल, चैप्टर कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका नाम क्या है, उसके नाम पे थिंक व्हाट इट ऑल अबाउट।
सबसे पहले चैप्टर के बारे में, मान लीजिए एक चैप्टर है क्लास 11th की पॉलिटी का, फेडरलिज्म, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि फेडरलिज्म का मतलब क्या है। आपने सीधा देखा फेडरलिज्म, आप सोचना शुरू करेंगे वहीं पे, यार इसका क्या मतलब है। आपने सर्वे करना शुरू कर दिया, ग्लैंसिंग शुरू कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है ना। आप सोचेंगे फेडरलिज्म का मतलब क्या है। चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन एक बार नेट पे देख लेते हैं, कितनी देर लगेगी, 30 सेकंड। विकिपीडिया खोला, विकिपीडिया का जो सबसे ऊपर का जो फ्रेज होता है, टेक्स्ट होता है ना, उसमें उस किसी भी चीज का मतलब लिखा होता है, उसके बाद का नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है ना। पहली लाइन आपने पढ़ ली, वहां से आपको पता चल जाएगा। मान लीजिए कि फेडरलिज्म क्या होता है कि यहां पे एक ही पॉलिटिकल सिस्टम में दो सरकारें होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और बाकी स्टेट गवर्नमेंट, उनकी जो पावर्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो बटी हुई होती हैं। ये सारी चीजें आपको एक बेसिक सी डेफिनेशन पता चल जाएंगी फेडरलिज्म के बारे में। पहली फेमिलियरिटी आ गई, एक सर्वे हो गई, आपको पता चल गया कि अरे यार चैप्टर में किस बारे में पढ़ने वाला हूं, अच्छा ऐसा कुछ पढ़ने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद है इंट्रोडक्शन, गिव्स द आइडिया ऑफ व्हाट यू थिंक अबाउट, ठीक है ना। अभी आपने ऊपर सोचा था टाइटल को पढ़ के, अभी आप जब चैप्टर का फर्स्ट पेज देखते हैं, टाइटल के नीचे एक इंट्रोडक्शन लिखा होता है, मैक्सिमम किताबों में लिखा होता है कि भाई ये चैप्टर किस बारे में है। बेसिकली एक फ्रेज लिखा होता है पूरा का पूरा, है ना। तो यहाँ पे सॉरी पैराग्राफ लिखा होता है पूरा का पूरा, देखा जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पे उस इंट्रोडक्शन को पढ़ना है। फिर तब आपको और आइडिया लग जाएगा कि जो आप ऊपर सोच रहे थे उससे मैचिंग है या नहीं है। अभी यहां पे आपको इससे पूरे चैप्टर के बारे में पता चल गया, फेमिलियरिटी आ गई। इसके बाद क्या करोगे, सारी हेडिंग्स को पढ़ते जाना है, फिर सीधा रीड करना शुरू नहीं कर देना है। सारी जो मेन हेडिंग्स होती है ना, हमारी बोल्ड अक्षरों में जो लिखी होती है बीच बीच में चैप्टर में, वो सारी पढ़ते जाना है, उनके ऊपर सोचना है कि ये किस बारे में है। मतलब कि फेडरलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो फेडरलिज्म के बारे में एक मान लीजिए हेडिंग आएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फेडरलिज्म के बारे में क्या जिक्र किया गया है, कैसे जो पावर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो आप धीरे धीरे सारे जो आपकी हेडिंग्स है, सब हेडिंग्स है, उनको पढ़ते जाएंगे तो आपको और ज्यादा आइडिया लगता जाएगा चैप्टर के बारे में। अच्छा इस बारे में पढ़ना है, ओके, इंटरेस्ट आ रहा है, जॉय आ रही है ना, फेमिलियर भी होते जा रहे हो कि आगे क्या आने वाला है। जब शुरू से फिर दोबारा शुरू करोगे तो पता भी रहेगा कि वो वाली हेडिंग आने वाली है, किस बारे में आने वाला है, ठीक है। ये आपके लिए हो गया ऑल हेडिंग्स, थिंक अबाउट देम, इनके बारे में अच्छे से आपको सोचना है। फिर है ग्लैंस थ्रू फ्यू वर्ड्स, कुछ वर्ड्स के बारे में आपको देख लेना है, बीच बीच में हर एक सब हेडिंग के नीचे जो आपके पूरे पैराग्राफ लिखे हुए हैं उनमें आपको वर्ड्स देख लेने हैं। कुछ वर्ड्स के बारे में जस्ट ऐसे ही एक ग्लैंसिंग हो गई, ठीक है ना। उसके बाद है लिटिल रिसर्च ऑन नेट, तो आपको थोड़ी बहुत अगर कुछ भी रिसर्च करनी हो, कुछ भी लगे कि यार ये क्या है, चलिए थोड़ा सा जान लेता हूँ, 5 मिनट इन्वेस्ट कर लेता हूँ, कुछ नहीं जा रहा, आपको थोड़ी सी नेट पे रिसर्च कर ली, थोड़ा उसके बारे में पता चल गया, और ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया, जॉय पैदा हो गई, मजा भी आ गया, पता भी चल गया चैप्टर किस बारे में बात करने वाला है। अरे यार ये तो जानना पड़ेगा कि नाइजीरिया में फेडरलिज्म कैसा है, किताब में लिखा हुआ है मान लीजिए फेडरलिज्म इन नाइजीरिया, तो पता चलेगा यार कैसा है, यूएस में कैसा है, अच्छा इंडिया में कैसा है, फिर अब ये देखेंगे कंपैरिजन करके, है ना। इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर है रीड कंक्लूजन्स, लास्ट में हर चैप्टर के मोस्टली किताबों में एक कंक्लूजन लिखी होती है कि ये चैप्टर पूरा किस बारे में था और आपने यहाँ पे क्या मेन चीजें पढ़ी, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, उसको एक रीड क्या पूरा स्टडी ही करना है ढंग से, और उसको अंडरलाइन कर लेना है मेन चीजों को कि अच्छा इस बारे में पढ़ाया गया है, इन चीजों के बारे में मेन बात हुई है, ठीक है। इसके बाद आता है स्टडी क्वेश्चंस केयरफुली, आपको यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना वो केयरफुली स्टडी करने, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। क्या होता है ये यहाँ पे स्टडी क्वेश्चंस केयरफुली, कि आपने क्वेश्चन लिए, उनको आप पढ़ते जा रहे हैं, उनमें मेन कीवर्ड्स ढूंढते जा रहे हैं, तो आपको ये पता चलता जाएगा कि इस चैप्टर में एक्चुअली हम क्या पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर से क्या पूछा जा सकता है। तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे इससे क्वेश्चंस को पढ़ने से क्लियर हो जाएगी। अब आप एक ऐसी स्टेज पे आ गए हो कि आपकी सर्वे पूरी हो गई है, ग्लैंसिंग पूरी हो गई है। इतना कुछ होने के बाद कितना टाइम लगा, 10 से 15 मिनट, है ना, मैक्सिमम 15 मिनट लग जाएगी। कोई बड़ा चैप्टर है तो 20 मिनट लग जाएगी, क्या इशू है, घंटे तो हमारे कई सारे बच रहे हैं ना, एक बार में हम कर तो पा रहे हैं। कॉन्फिडेंस भी आ गया, फेमिलियरिटी भी आ गई, इंटरेस्ट भी जग गया कि हाँ अब पढ़ना है उन सब चीज़ों के बारे में, यार मज़ा आएगा, यार क्या कैसा है नाइजीरिया में, कैसा है यूएस में, कैसा है इंडिया में, हर चीज़ के बारे में पढ़ते जाएंगे। कैसी पावर है हमारे स्टेट के पास, सेंटर के पास, हमारा सेंटर कैसे ज़्यादा पावरफुल है, और उसके बाद एक अलग ही मज़ा आएगा पढ़ने का। चलिए ठीक है, अब होता क्या है देखिए, हेयर फेमिलियरिटी, कॉन्फिडेंस, इंटरेस्ट, जॉय ऑल केम एट वंस, सब कुछ एक बार में आ गया ना 10-15 मिनट में। लेकिन जब आप सीधा रीड करने बैठते हैं तब कितनी बार में आता है, पहली बार में आ जाता है, मान लीजिए एक पूरी रीड करने में 2 घंटे बाद। लेकिन कितना आता है, ध्यान देना, सिर्फ फेमिलियरिटी ही आती है कि पता चल गया हाँ चैप्टर में क्या है।
जब आप सीधा पढ़ने बैठते हो तो उसके बाद कोई इंटरेस्ट या जॉय कुछ रह जाता है क्या आपके अंदर? ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कोई इंटरेस्ट या जॉय रह जाता है क्या पढ़ने के लिए? कोई कि आप उसके बाद एक्टिव स्टडी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा आपके लिए यहाँ पे। तो ऑल केम एट वंस विच अदरवाइज केम आफ्टर एटलीस्ट वन रीड, जो कि आमतौर पे एक रीड के बाद में आता है, एंड नॉट इन कंप्लीट फॉर्म, वो भी कंप्लीट नहीं आता, सिर्फ थोड़ी फेमिलियरिटी मिल जाती है। दिस इज एक्टिव वर्सेस पैसिव, इसको बोलते हैं एक्टिव वर्सेस पैसिव स्टडी, ठीक है ना। आपने यहां पे की एक्टिव स्टडी, आपने खोजबीन करी, रिसर्च करी, चैप्टर के बारे में आपने पूरा सब कुछ जान लिया और अपने अंदर इंटरेस्ट जगा लिया। और पैसिव क्या होती है? सीधा पढ़ने बैठ गए, उससे कुछ नहीं होने जाने वाला, ठीक है ना। फिर है हेयर आर यू गोइंग इंटेंशनली टू नो समथिंग, तो यहां पे आप बेसिकली क्या कर रहे थे? इंटेंशनली जा रहे थे, जानबूझ के आप किसी चीज का आंसर ढूंढ रहे थे। अब जब हम किसी चीज का आंसर ढूंढने के लिए, मान लीजिए कॉम्प्रिहेंशन, आपके सामने पैसेज आते हैं ना, आपने सोल्व किए होंगे 10th में 12th में इंग्लिश वगैरह में, तो उसमें हम क्यों पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज को? क्योंकि उसके नीचे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पहले हम वो क्वेश्चन देखते हैं और फिर हम उनके आंसर ढूंढते हैं। सिमिलरली आपको यहां करना है वही, इंटरेस्ट, क्वेश्चंस और उसके आप आंसर ढूंढ रहे हो, तो क्या आपका ध्यान ज्यादा नहीं रहेगा एक्टिवली? चलिए फिर दोबारा से देखते हैं। आप एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ रहे हो, आप उसका मान लीजिए पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ते, पूरी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ लेते हो, तो क्या आप उतने एक्टिव हो जितने आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद हो जाने वाले हो? नहीं होना। चलिए फिर है नाउ स्टार्ट स्टडी। अब यहां पे आपको स्टडी स्टार्ट करनी है 4R के साथ, रीड, रिकॉर्ड, रिसाइट एंड रिव्यू। रीड क्या है? कोई भी चैप्टर है उसको अब आपने स्टडी करना शुरू कर दिया, शुरू से आखिरी तक। जो जो मेन कीवर्ड लगेंगे, मेन थीम ध्यान देते जाना है, उनको रिकॉर्ड करते गए, साइड में मार्जिन में लिखते चले गए, या एक पेपर ले लीजिए, सबसे बढ़िया साइड में एक पेपर ले लीजिए, अगर बुक में अगर स्पेस नहीं है तो उस पे कीवर्ड लिखते जाएंगे। मेन क्या है? मेन कीवर्ड्स, ठीक है ना। चैप्टर आपका पूरा हो गया, कीवर्ड्स आपने लिख लिए, मेन क्या थे पूरे चैप्टर के। उसके बाद आपको करना है रिसाइट। अब ये रिसाइट क्या होता है कि आपको एक बार चैप्टर को देखना है पूरा का पूरा, शुरू से आखिरी तक आपने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या मेन कीवर्ड्स थे, क्या सब हेडिंग्स थी, क्या थीम्स थी, आपने उसको एक बार रिसाइट कर लिया। अब आप उसको करेंगे रिव्यू। आपने जो वो कीवर्ड लिखे हुए हैं ना, आप उनको अपनी आंखें बंद करेंगे, एक एक कीवर्ड को पढ़ेंगे और उनके बारे में आपने तुरंत उसी टाइम, चैप्टर पढ़ने के आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर आपने क्या क्या मेन आइडिया सीखे समझे, उनको रिव्यू करेंगे एक एक कीवर्ड के बारे में। फेडरलिज्म, हाँ इसका मीनिंग ये था, ठीक है। नाइजीरिया में कैसा था फेडरलिज्म, इंडिया और यूएस के फेडरलिज्म में क्या डिफरेंस है, ओके। आपको क्योंकि अभी याद है और आप अभी उसके ऊपर एक बार आपने रिव्यू कर दिया और तुरंत इन कीवर्ड्स को आप क्या करेंगे? माइंड मैप में तब्दील कर देंगे। ये बेसिकली क्या है? ये सब ये माइंड मैप ही तो है आपके सामने जो है। मैंने सिर्फ इतना सा लिखा और मैंने इसको कितना इलेबोरेट कर दिया आपके सामने। ये भी तो कीवर्ड है, आइडियल एंड डिजायर्ड, लेकिन कितना इलेबोरेट कर दिया है ना। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? इसको फिर माइंड मैप के अंदर तब्दील कर देना है। सो इलेबोरेट इन अंडर 1 आवर, 1 घंटे के अंदर जो भी कीवर्ड्स हैं सभी के बारे में सोचना है, क्योंकि अभी याद है, आपने फिर दोबारा से उसको रिकलेक्ट कर लिया, फिर से आपको याद हो गया 1 घंटे के अंदर ही। अब वो आपकी परमानेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी की तरफ जाना शुरू हो गया। इसके बाद आपको रात को फिर से वही काम करना है, फिर तीसरे दिन। समझ गए ना पूरी बात को? यहां पे देखिए, टर्न इन माइंड मैप्स, एड ऑन्स इफ टाइम। अगर आपके पास और भी टाइम है तो अपने इस माइंड मैप में इंटरनेट से रिसर्च करके थोड़ा एड ऑन और भी कर सकते हैं। वही बोलते हैं ना कि एम लक्ष्मीकांत तो सब पढ़ते हैं, तो एक्स्ट्रा नंबर कहां से आएंगे, एक्स्ट्रा मार्क्स? तो कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं इंटरनेट से अगर आप करना चाहें तो। और फिर उसकी यूजेबिलिटी भी लिखनी है, आपको ये भी देखना है। अब ये नहीं है कि आपको परफेक्ट यूजेबिलिटी एक बार में पता चल जाएगी और अगर पता नहीं चल रही तो आप कंफ्यूज हो गए, डर गए, सोच रहे हो सर ने बताया था, हमसे तो होता ही नहीं, हम कैसे क्लियर करेंगे। नहीं, यूजेबिलिटी का मतलब ये है कि उस टाइम पे, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जितना भी पता है कि यार ये जो मैंने पढ़ा है ये कहां इस्तेमाल हो सकता है, इसके ऊपर किस किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं, जितना आपको पता है उतना सिर्फ आपको लिखना है, ठीक है ना। इतनी सी बात है। अब बात करते हैं माइंड मैप्स के बारे में। ये माइंड मैप्स है क्या वो समझिए। माइंड, पहली बात तो यहां पे ये वर्ड लिखा है क्यों है माइंड। इन मैप्स का माइंड से क्या लेना देना? जो हमारा दिमाग है, क्या वो टेक्स्ट में सोचता है, क्या वो पैराग्राफ में सोचता है, या वो मैप्स में सोचता है? हमारा जो दिमाग है वो न्यूरोपाथ्स में सोचता है। हमारे दिमाग में ना रास्ते बने होते हैं, लिंक लाइंस बनी होती है, ऐसी लिंक लाइंस बनी होती है।
ठीक है ना। मैं आपको बोलूं अगर एप्पल, तो आप सोचोगे सेब के बारे में, फिर मैं आपको बोलूं कलर ऑफ एप्पल, तो आप कलर ऑफ एप्पल के बारे में सोचोगे। तो आप कोई टेक्स्ट में नहीं सोच रहे, आपके दिमाग में आप इमेजिन कीजिए एक लिंक निकल के जाता है, हाँ कलर ऑफ एप्पल, ठीक है, टेस्ट ऑफ एप्पल, ठीक है ना, कार, ड्राइविंग ऑफ कार, सीट ऑफ कार, ये सारी चीजें। इस तरीके से हमारा जो दिमाग है वो न्यूरो पाथवेज में सोचता है, रस्तों में सोचता है, उसको अरेंज तरीके से सोचना ज्यादा अच्छा लगता है, ना कि हैपहैजार्ड। ओके, वो हर चीज को, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए चलता है, क्लियर करने की दिशा में आगे बढ़ता है, और वो उसी तरीके से हमारे चैप्टर्स को, आर्टिकल्स को, हमारी स्टडी को ज्यादा अच्छे से समझ पाता है। माइंड मैप, इसीलिए इसका नाम है माइंड मैप। फिर इसी को कॉन्सेप्ट मैप भी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट मैप क्या है? एक कॉन्सेप्ट है, किताब में लिखा हुआ है पूरा का पूरा, आप पढ़ रहे हैं, अभी वो पूरा का पूरा हैपहैजार्ड है या टेक्स्ट फॉर्म में है, आपको उसको डिकोड करके उसका भी मैप बना लेना है, डिकोड करना है और उसका मैप बना लेना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है। ये मैं आपको अगली वाली क्लास में लाइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी आप समझ नहीं पाओगे, मैंने आपको बहुत कुछ बता के आज आपको भी मैंने फेमिलियर कर दिया, इंटरेस्ट जगा दिया अगली क्लास के लिए। अगली क्लास में मैं पूरा बुक में, जो हमारी फिजिकल कॉपी हमारे पास अवेलेबल होती है, बुक में एक बिल्कुल नया चैप्टर पढ़ के दिखाऊंगा, कैसे मैंने उसको पढ़ा, क्या क्या मैंने उसको सर्वे की, रीड किया, रिकॉर्ड किया, रिसाइट किया, रिव्यू किया, फिर कैसे मैंने उसका माइंड मैप बना लिया। अगली क्लास में वो पूरा मैं आपको करके दिखाऊंगा लाइव, ठीक है। चलिए, फिर है व्हाट इज माइंड मैप। तो माइंड मैप क्या हुआ? बेसिकली एक डायग्राम होती है, ये डायग्राम ही एक टाइप से, है ना। एक इसमें मेन थीम है। मेन थीम क्या हो सकती है? जैसे मैंने आपको फेडरलिज्म वाले चैप्टर का एग्जांपल दिया, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? फेडरलिज्म के बारे में लिखेंगे ना। मेन थीम आपकी ये हो गई। फिर आपकी यहां पे अलग थीम और क्या हो जाएंगी? यूएस वर्सेस इंडिया, जो चैप्टर में दिया हुआ है उसी हिसाब से, यूएस वर्सेस इंडिया। फिर यहां पे आप देखेंगे स्टेट वर्सेस सेंटर। फिर यहां पे आप लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे? तो आपको याद आ जाएगा, जैसे आप पढ़ेंगे ना यूएस वर्सेस इंडिया, एकदम आपको याद आ जाएगा, क्योंकि आपने उसको प्रॉपरली रिवाइज भी किया हुआ है। आपको पढ़ना लिखना नहीं पड़ेगा क्या क्या था यूएस में और क्या क्या था इंडिया में, आपने क्योंकि उसको सही टाइम पे, सही इंटरवल पे रिवाइज भी किया है, तो वो आपको याद है। एक कीवर्ड से और कितना सारा डेटा रिकलेक्ट हो गया। अब जब रिकलेक्ट कर रहे हो तो क्या हो रहा है? ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है, दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, एक्टिव हो, पैसिवली नहीं पढ़ रहे हो कि नोट बना लिए पढ़ते जा रहे हो, नहीं, दिमाग को प्रेशर में डाल रहे हो, दिमाग को मजबूर कर रहे हो ना याद करने के लिए, वो यहां पे याद होगा। फिर स्टेट वर्सेस सेंटर हो गया, नाइजीरिया का कुछ हो गया, अगर आपको कोट करना है। आपके आंसर में फेडरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आते रहते हैं वैसे, और उसमें अगर आप कोट कर सकते हो तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो वो एग्जांपल्स भी आप यहां पे लिख सकते हैं, कोई क्वेश्चन भी लिख सकते हैं आप अपना खुद का बना के। यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपने लिख लिया, यूनिक सा, अगर आपके दिमाग में आया, तो इसी को बोलते हैं माइंड मैप। एक डायग्राम होती है, इसमें आप माइंड मैप को कैसे और ज्यादा एडवांस बना सकते हो, उसके ऊपर एक क्लास और लेके आऊंगा कि कैसे एक जो माइंड मैप है उसके अंदर आपके एक नहीं बल्कि कई चैप्टर भी समा सकते हैं। पूरी करंट अफेयर की मैगजीन आपकी कैसे 2-3 माइंड मैप के अंदर समा सकती है, कैसे आप वहां पे निमोनिक्स, एक्रोनिम्स, एक्रोस्टिक्स, इमेजेस, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा डिटेल में। फिलहाल सिर्फ इतना समझिए, ठीक है ना। फिर देखिए, हेल्पफुल सिर्फ ये रिवीजन करने में नहीं होता है, मैंने आपको बताया रिवाइज करना इजी है, रिवीजन तो होता ही है, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर हो जाता है हमेशा के लिए, क्योंकि हमने पूरा बांट दिया है। किताब में बटा हुआ नहीं होता है कुछ भी ढंग से। आपने सभी ने मुगल डिक्लाइन वाला माइंड मैप पढ़ा है ना, उसमें मैंने देखा है, आपने देखा है बटा हुआ है। यहां पे मैंने लिख दिया, मान लीजिए सेंट्रल थीम मुगल डिक्लाइन, उसके बाद मैंने यहां पे हर चीज को सेपरेट कर दिया। औरंगजेब के बारे में, औरंगजेब की सारी पॉलिसीज याद आ जाएगी, नोबल्स के बारे में, उसके बाद आपके अटैक्स के बारे में, इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक, तो हर चीज को आपने बांट दिया, तो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। ऐसे ही जब आप पॉलिटी, इकोनॉमी और आपका ज्योग्राफी में हर एक चीज में करेंगे, करंट अफेयर्स में करेंगे, तो आपका लेवल एक अलग होने वाला है। फिर है मेकिंग माइंड मैप इज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस थिंकिंग। तो इतना भी समझिए, माइंड मैप बनाना क्या है? एक कंटिन्यूअस थिंकिंग का प्रोसेस है। जब आप माइंड मैप बनाने की इच्छा से पढ़ते हैं, किसी चीज को काम करते हैं, तो आप एक्टिवली काम करेंगे, क्योंकि आपको माइंड मैप बनाना है। बनाना है तो उसके लिए कीवर्ड निकालने पड़ेंगे, कीवर्ड निकालने हैं तो चैप्टर को ज्यादा समझना पड़ेगा, ज्यादा कीवर्ड निकालोगे, ज्यादा एक्टिवली काम कर रहे हो, वरना सिर्फ रीड ही करते चले जाओगे।
एक बात ये हो गई। फिर है साइज ऑफ चैप्टर कि सर कितने बड़े चैप्टर का माइंड मैप बना सकते हैं, कितने भी बड़े का बना सकते हो, चाहे 50 पेज का चैप्टर हो उसका भी एक माइंड मैप बना सकते हैं इजीली। कुछ कीवर्ड्स ही तो ऐड हो जाएंगे ना भाई, या तो किसी माइंड मैप में 10 कीवर्ड लिखे होंगे या 100 लिख दोगे आप मैक्सिमम, क्या हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका यहां पे बेनिफिट्स क्या है वो समझिए। टाइम सेविंग इन मेनी वेज, पहली बात तो माइंड मैप जो होता है वो टाइम सेविंग होता है मेनी वेज में। कैसे कैसे देखिए, बनाने में इजी है, कुछ कीवर्ड्स ही लिखने हैं, तो जब नोट्स वर्सेस माइंड मैप करोगे, नोट्स लिख रहे हो तो पूरे के पूरे एक माइंड मैप बना रहे हो, वहां पे टाइम बच गया, ओके। दूसरी बात, माइंड मैप बनाने की इच्छा से SQ4R तरीके से स्टडी करी तो कई घंटे बच गए, कई बार चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक बार में पढ़ लिया। और इसी के अंदर एक तीसरा पॉइंट क्या है कि जब रिवाइज करने का टाइम आया तो आप 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हो। समझ गए ना कितने तरीके से हमारा टाइम बचाता है। फिर है क्लैरिटी एज डिकोडेड, क्लैरिटी हमें प्रदान करता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि हमने चैप्टर को डिकोड करके रख दिया, खोल के रख दिया पूरा का पूरा, और फिर सेपरेट हर चीज के बारे में हमने एक लिंक लाइन बनाई और वहां पे उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है। स्टोरिंग, इनको स्टोर करना बड़ा इजी है, नोट्स को आप रजिस्टर भरते जाते कहां पे रखोगे। माइंड मैप आप अपने पूरे यूपीएससी के सिर्फ इतनी मोटी एक फाइल के अंदर रख सकते हो सारे के सारे माइंड मैप, ठीक है ना। फिर है मेंटल एक्सरसाइज नाउ एंड लेटर, ये भी मैंने आपको बता दिया। मेंटल एक्सरसाइज आपकी कराता है, दिमाग को एक्सरसाइज कराता है, नाउ एंड लेटर अभी भी करा रहा है और बाद में रिवीजन के टाइम पे भी ब्रेनस्टॉर्मिंग कराएगा। फिर है हाउ टू मेक SQ4R, ये है हाउ टू मेक, कैसे बनाएंगे, SQ4R तरीके से स्टडी करेंगे, कीवर्ड्स एंड थीम निकाल लेंगे, फिर उन कीवर्ड्स में से माइंड मैप बना लेंगे, फिर उन माइंड मैप्स को एक रिवाइज करते जाएंगे, इलेबोरेट करते जाएंगे। इजी है, करके भी दिखा दूंगा। पेपर और डिजिटल कैसे बनाएं सर, डिजिटल लैपटॉप पे आईपैड पे बनाएं या फिर अपने पेपर पे बनाएं, कहीं पे भी बना लो, कोई इशू नहीं है, अच्छे से बन जाएगा। मैं आपको पेपर पे भी बना के दिखा दूंगा और डिजिटल भी, कुछ एप्स एंड सॉफ्टवेयर्स भी बता दूंगा अगर किसी को जानने तो। दीज कीवर्ड्स आर क्यूज टू ब्रेनस्टॉर्म, ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये क्या है, एक क्यू का काम करते हैं। मान लीजिए इंस्टाग्राम की ऐप है आपके फोन के अंदर, वो क्या है, एक क्यू है, जैसे आप वो देखोगे तो आप उसको चलाओगे, वो क्यू का काम करते हैं। क्यू मतलब कि वो एक ऐसी चीज जो हमें कुछ करने पे मजबूर करे, है ना। तो आपने इंस्टाग्राम की ऐप देखी, चलाई, घुस गए आप इंस्टाग्राम की दुनिया में, निकल गए फिर 1 घंटे बाद। सिमिलरली ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये कैसे काम करते हैं सारे कीवर्ड, मैं बोल रहा हूं माइंड, मैंने यहां लिख दिया माइंड, तो मैंने कितना समझा दिया उसके बारे में, है ना, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर ली मैंने अपनी आपको पढ़ाने के लिए। तो सिमिलरली आप भी ऐसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे रिवीजन के टाइम पे। सो व्हाट टू राइट, क्या क्या लिख सकते हैं अपने माइंड मैप में, कुछ कीवर्ड्स लिख सकते हैं, कई बार कुछ की फ्रेजेस भी लिख सकते हैं छोटे, और क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हैं, इमेजेस भी ऐड कर सकते हैं, निमोनिक्स ऐड कर सकते हैं, तो काफी कुछ ऐड कर सकते हैं। तो वो मैं आपको लाइव करके बता दूंगा। सो या आपको ये क्लास कैसी लगी, मैंने 2 का एक ही पार्ट बना दिया है ताकि आपको 2 क्लास ना देखनी पड़े, एक में ही पूरा मैं एक फ्लो में आपको समझा सकूं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, लोग इनको इग्नोर करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, इंटरेस्ट नहीं आता या क्या है, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे आपने कितना समय अपना बचा लिया, आपने पढ़ने का तरीका जान लिया, आपने अपने एफर्ट्स बचा लिए, है ना, आपकी सालों यहां से बच जाएंगी। सो थैंक यू सो मच एंड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में जहां पे हम लाइव डिस्कशन करने वाले हैं पूरा का पूरा डीपली। थैंक यू।